देखिए, आज की इस वीडियो में हम कक्षा एकादश के विद्यार्थियों के साथ बने हुए हैं अपने टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। यानी कि हम इसे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। क्या? हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं। इस चीज को आप सभी विद्यार्थियों को बड़े ध्यान से समझना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए 100% इम्पोर्टेंट आपका होता है ये। ठीक है जी। और निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में या आपके एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसके अगर आप इम्पोर्टेंस को देखें तो बोर्ड एग्जाम में जब ये आया करता था क्वेश्चन, तो यहाँ से लेकर के सन की लाइन लगी हुई होती थी और लास्ट तक सन आते थे। इसमें इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी, इतना इम्पोर्टेंट नियम है। तो हमने क्या कहना है कि हुंड ने किसी तत्व के परमाणु के उप ऊर्जा स्तरों अर्थात उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में, किसमें? उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के लिए एक नियम दिया। क्या कहा जी इन्होंने? किसी तत्व के परमाणु के उप ऊर्जा स्तरों या उपकोषों के विभिन्न कक्षकों में, उपकोषों के विभिन्न ऑर्बिटलों में, कक्षकों को ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक नियम दिया था। यानी कि हुंड ने जो अपना नियम दिया, उसने दिया ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं। ऑर्बिटल किसके होते हैं? उपकोष के होते हैं। उपकोष किसका होता है? किसी परमाणु का, तत्व का होता है। समझ में आई बात? अब हम कहेंगे जिसे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बात कही इन्होंने? इस नियम के अनुसार जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। क्या कहा? कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अब हम क्या कहते हैं? जब तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी बताएंगे सारी चीजें, अभी तो ये समझो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अब देखो, जब तक उस उपकोष के प्रत्येक कारक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, यानी कि प्रत्येक डब्बे में, प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। और साथ ही साथ अर्धकोण भरे कक्षकों के अयुग्मित, अर्धपूर्ण है ये बेटे, पूर्ण, क्या? अर्धपूर्ण भरे कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा समदिश होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होती है? समदिश, मतलब समान दिशा में होती है, क्योंकि इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर कम होता है। इस स्थिति में उनका ऊर्जा स्तर क्या होता है? कम। एस कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, पी कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर, डी कक्षक में छठे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर और एफ कक्षक में आठवें इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ होता है। ये बात याद रखने की। तो हमने क्या कहा? हुंड का नियम क्या कहता है कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है जी। अब हम इसको देखो, समझाते हैं आपको। ये हमारी टेबल है, इस टेबल में समझिए। नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, और तो 1s होता है इसका, तो s में तो एक ही ऑर्बिटल बनता है। ये s ऑर्बिटल है बेटा, कैसा? ये 1s है, ये 2s है और ये वाले 2p हैं इसके नीचे। तो 1s में तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अयुग्मित है। तो s इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? s कक्षक में दूसरे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर ही तो प्रारंभ होता है युग्मन, पहले पे तो नहीं है। अब हमने दूसरा चला, हीलियम का होता है, 2 होता है, तो हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जैसे ही ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन डाला तो युग्मन हो गया, युग्मित हो गया। क्लियर होगी बात? क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 और p में 6। क्लियर होगी बात? अब देखिए, तीसरा नंबर आता है लिथियम का, 2 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा।
2s में एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, समझ रहे हो ना। फिर 4 नंबर पर आए बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आगे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन आगे का इसमें आएगा तो ये भी युग्मित हो जाएगा। हो गया कि नहीं? आई नहीं समझ में बात? फिर इसके बाद आगे चले नंबर 5। नंबर 5 किसका है? बोरोन का। बोरोन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 और 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें डाल दिए, आगे के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, 2 तो डाल दिए, लेकिन एक तो बच गया। वो जो एक बचा वो 2p में जाएगा। ठीक है जी। तो p में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया। फिर नंबर 6 पर आगे कार्बन, 2 4, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, एक इलेक्ट्रॉन भरना है। समझो यहाँ पर, समझ आ रहा है? फिर हम 7वें नंबर पर चले गए, एक में 2 नहीं भरेंगे। मैंने कहा यही तो नियम है, नियम यही है कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करेगा। सब में एक भर जाना चाहिए। 2p वाले में, हाँ, सब कोई सा भी हो, 2p हो, 3d हो, 4f हो या 1s हो। समझ में आई बात? जैसे नंबर पहले एक आया जी, हाँ। इसके बाद दूसरा। हाँ, अब देखो 8 नंबर आया हमारा ऑक्सीजन का, 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अब हमारे 4 तो पूरे हो गए। अब कितने बचे हमारे, एक का में चले जा रहे हैं, बताओ? 1 2 3, फिर एक बचे जो फिर इसमें। समझ गए? नाइट्रोजन में क्या किया था, 1 1 1, यानी कि 2 और 5 थे ना, तो 3 और 2 5, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। तो मतलब क्या है, ये क्या है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है। इसमें दोनों 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये युग्मित है। ये जोड़े हैं जी। एक भी अगर अकेला हो गया, सिंगल साइड में हो गया तो अयुग्मित है, अगर जोड़ा हो गया तो युग्मित है। तो अयुग्मित अलग दिखा रखे, युग्मित अलग दिखा रखे हैं। ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, इसमें सारे क्या हैं, यानी कि 1 2 3 4, चौथे इलेक्ट्रॉन पे युग्मन प्रारंभ हुआ है। किसमें? पी कक्षक में चौथे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ, पी कक्षक में चौथे इलेक्ट्रॉन के प्रवेश पर युग्मन प्रारंभ होता है। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रॉनों का भराव ऑर्बिटलों के अंदर दिखा सकते हैं। किसके अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। और हुंड ने क्या बात बताई थी, अब फिर हम दोबारा उसी चीज को दोहराते हैं कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। युग्मित तो कहाँ है भाई, एक ही आ गया, एक ही आ गया। 2 जगह है युग्मित, बाकी तो सभी जगह अयुग्मित ही हैं। चलो 3 जगह होंगे। ठीक है नहीं। अब हम अगर 9 नंबर का करें, यहाँ एक ऐसे ही दिखाते हैं। यदि हम यहाँ 9 नंबर का करें तो 9 नंबर का क्या हो, फ्लोरीन 2 और 7, तो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिए। अब हमारा ये बनेगा यहाँ 1 2 3 4 और 1 5, इस तरह डाल देंगे। तो इसमें भी तो एक क्या बचा हुआ है, अयुग्मित। ठीक है ना। इसी प्रकार 10 नंबर का देख लीजिए आप, 10 नियोन का होता है, 2 और 8, तो इसमें 1s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। भाई 4 तो ही होंगे, 5 6 7 8 9 1 10। इसमें सारे क्या हो गए, जोड़ा बन गया, युग्म बन गया। तो इसका मतलब ये है, ये है युग्मित। क्लियर होगी बात? तो इस प्रकार हमारा हुंड का नियम पूर्ण हो जाता है। तो मैंने क्या बातें बताई हैं कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए तब तक युग्मन प्रारंभ नहीं होता। ठीक है। और एक चीज ये बताई हमने कि जहां तक संभव होता है किसी उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। एक चीज ये भी बता रहे हैं हुंड के नियम के अनुसार जहां इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं,
ऊर्जा के बढ़ते क्रम में नहीं चल रही हैं भाई। पहले कम ऊर्जा का था, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। और फिर हमने एक बात और बताई कि एस कक्षक के अंदर या एस ऑर्बिटल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब डलेगा तब युग्मन प्रारंभ होगा। ठीक है ना? यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तब युग्मन प्रारंभ हो रहा है। और पी ऑर्बिटल में 1 2 1 2 3 इलेक्ट्रॉन के बाद जब 1 2 3 4 चौथा इलेक्ट्रॉन जब आता है तब युग्मन प्रारंभ होता है पी ऑर्बिटल में। समझ में आई बात? डी ऑर्बिटल में जब छठा इलेक्ट्रॉन आता है तब युग्मन प्रारंभ होता है। और एफ ऑर्बिटल में जब 8वां इलेक्ट्रॉन आता है इसी तरह बढ़ते क्रम में, तब वहां पर युग्मन प्रारंभ होता है। बताइए जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट नियम लेकर, जिसको हम नियम को आज पढ़ेंगे, बाकी को नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इसको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है ना? हमारा एक टॉपिक आता है आबाउ का नियम। ये भी क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 100% आने के चांस रहते हैं इसके। ठीक है। अब देखिए, ये समझ लीजिए कि ये नियम जो आपके चल रहे हैं ये केमिस्ट्री की आधारशिला हैं। ठीक है ना? देखो, आबाउ का नियम, आबाउस प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, आबाउस प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखिए, आबाहु जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना, मतलब बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। क्या? कंस्ट्रक्शन। जैसे बिल्डिंग बनाते समय, किसी भी मकान को बनाते समय एक एक ईंट रखते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई एक एक ईंट होती है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसकी सबसे छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन डालते चले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता चला जाता है। अब देखो, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को, क्या? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को एक एक यूनिट बढ़ाकर, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है, बड़ा प्यारा नियम है। क्या कहा? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को एक एक यूनिट बढ़ाकर तथा निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। और ये कह दिया, परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। वो आगे वही बात। तो अब हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं, तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के आवेश को एक एक यूनिट बढ़ाकर हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन डालते चले जाओ। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन डाला तो 2 हो गए, ये हो गया। फिर हाइड्रोजन में 2 हो गए थे, एक और डाल दो, फिर क्या हो गया? ये वाला आ गया। फिर एक और डाल दो, फिर ये नीचे वाला आ गया। फिर एक और डाल दो, फिर एक 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 डाल दो, और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी बात हमने इस नियम में ये पढ़ी है कि रिक्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, देखो ये ऑर्बिटल खाली था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो हाइड्रोजन का हो गया, फिर इसमें एक और डाल दिया तो हीलियम का हो गया। ठीक है। फिर आगे रिक्त ऑर्बिटल ये आया, ये तो भर गया। आगे रिक्त ऑर्बिटल ये आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो लिथियम का हो गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया इसमें, फिर ये बेरिलियम का होगा। फिर इसके आगे रिक्त ऑर्बिटल, ये तो भर गए। अब रिक्त ऑर्बिटल कौन सा है? ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। फिर इसके बाद रिक्त ऑर्बिटल ये है, इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद रिक्त ऑर्बिटल ये है, इसमें डाल दिया। फिर इसके बाद रिक्त ऑर्बिटल कौन सा बचा? पूर्ण करने के साथ साथ, ये तो अर्धपूर्ण हो गए, पूर्ण करने के साथ साथ इसमें डाला, फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला। समझ गए? तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, हम फिर अपनी बात पर लौट कर आते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के आवेश को एक एक यूनिट बढ़ाकर, सुन लो बात, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय आवेश को एक एक यूनिट बढ़ाकर, मतलब एक गोला है, नाभिक है, उसमें एक एक प्लस चार्ज बढ़ाते चले जाओ तो नाभिक के आवेश बढ़ता जा रहा है। समझ गए? तो हाइड्रोजन में एक प्लस था, यानी कि हाइड्रोजन था, एक और प्लस डाल दिया हीलियम हो गया, एक और प्लस डाल दिया तो लिथियम हो गया, एक और प्लस डाल दिया तो बेरिलियम हो गया, एक और प्लस डाल दिया तो बोरोन हो गया, एक और प्लस डाल दिया तो कार्बन हो गया। तो क्या कहा? एक एक यूनिट आवेश बढ़ाकर। ठीक है जी। और दूसरी बात, तथा करके क्या कहा कि निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर, या निम्नतम ऊर्जा के रिक्त ऑर्बिटल जो ये आपने पढ़े हैं अभी, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जा सकता है। ठीक है। परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। और ये आबाहु सिद्धांत का किरण आरेख आप लोग देख रहे हो,
देखो किरण आरेख की हम कल आपको बनाना सिखाएंगे, आज आप इसका दर्शन कर लीजिए। ये एस हैं, ये पी हैं, ये डी हैं और ये एफ हैं, ठीक है ना। तो किरण आरेख ये बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम सेट करते हैं। ये देखिए किरण आरेख दिख रहा है क्या भाई, एस के नीचे सारे एस आ रहे हैं, पी के नीचे पी आ रहे हैं, डी के नीचे डी और एफ के नीचे एफ। इसको बनाने की जो कला है वो कल सिखाएंगे, ठीक। पहले 1s से गए घूम करके कहा 2s से घूम कर कहाँ गए 2p से आगे चले 3s से आगे चले तो फिर 3s के बाद 3p आया ना, 3p के बाद 4s के बाद फिर घूम कर गए 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद फिर घूम कर गए फिर 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद घूम कर गए 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद घूमकर फिर गए 5f और फिर इसके बाद 6d और 6d के बाद 7p। तो इस प्रकार से आपके ऑर्बिटल का किरण आरेख यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसके आधार पे हम आगे क्या करेंगे, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की विधि सीखेंगे। इसी ही नियम के ऊपर सब कुछ आधारित है। इसका ऊर्जा का बढ़ता क्रम भी, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी यहाँ पर दिखाया है जो मैंने अभी आपको बताया है। और कल हम इस वीडियो को अपनी को आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद।